सुबह से रेखा 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी, पर हलवा फिर भी परफेक्ट नहीं बन रहा था। रेखा गुस्से से झुंझला गई। क्या मम्मी, ये हलवा वलवा मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही। सुबह से 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, कभी चीनी कम हो जाती है, कभी घी कम रह जाता है। अब देखो कैसा पतला पानी बन गया है। रेखा, पिछले 1 हफ्ते से तुझे सिखा रही हूँ, पर जब भी सामग्री नापने लगती हो तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। सोशल मीडिया में देखकर भी तू नहीं सीख पाई। अब तो लगता है कि तू शादी होकर जाए तो हलवा किसी जादू से बन जाए, वरना तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी कि बेटी को कुछ सिखाकर नहीं भेजा। मम्मी, काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए। ऐसे जादू से सब कुछ बनने लगता ना तो आज तुम्हारी माँ रसोई में पूरा दिन जादू से ही खाना बना रही होती। ये सब किस्से कहानियों में ही होता है कि जादू से हलवा बन जाए, सच में ऐसा कभी नहीं होता। पर रेखा के मन में ये बात घर कर गई। 15 दिन बाद उसकी शादी थी और उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उनके यहाँ नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते हैं। रेखा अब इसी सोच में पड़ गई कि काश वो भी जादू से हलवा बना ले। सर्दियों के दिन थे। एक दिन रेखा बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, घर का सारा काम हो गया है, आप इसी रिक्शा पर ये थैलियां लेकर घर चलो, मैं जरा शीतल के घर होकर आती हूँ। उसके घर से मुझे अपना मेकअप का किट उठाना है। उसने मेरे लिए कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था। शाम के समय ज्यादा ठंड में घूमो नहीं, वरना बीमार पड़ जाओगी। फिर आपको 2 दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है। हाँ, तू ठीक कह रही है, पर तू जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है, आज तो सबसे ठंडा दिन है और ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे पास गर्म शॉल है, वही ओढ़ लेती हूँ। रेखा शॉल निकालकर ओढ़ने ही लगती है कि तभी उसकी नजर सामने पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। आसपास लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था। रेखा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे, ठंड इतनी ज्यादा है अम्मा, पर आपने कोई भी स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं पहना। नहीं बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर नहीं है। अम्मा, ये लो, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल है, ये लो, ये आपके काम आएंगे। आप ये पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से कुछ खाने का और गर्म चाय लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गर्म कपड़े पहन लेती है। इतनी देर में रेखा उसके लिए चाय और खाने का सामान ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना आज के जमाने में किसी गरीब की कोई इतनी मदद कहाँ करता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। घबराओ नहीं, मेरा नाम नीलम परी है। मुझे पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी औरत के रूप में रहने का दंड मिला हुआ था। मैंने परी लोक में एक बूढ़ी परी का मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया था कि मैं तब तक पृथ्वी लोक में रहकर एक गरीब बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत करूंगी, जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कोई दयालुता के साथ मेरी मदद करेगा तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी। पिछले 3 दिन से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। आज तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगती हो? नीलम परी, मेरी तो अभी एक ही दुविधा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे हलवा बनाना नहीं आता। आपके पास कोई उपाय है जिससे जादुई हलवा बन जाए और मेरी ससुराल में प्रशंसा हो? अच्छा, तो ये बात है, रुको। नीलम परी हवा में छड़ी घुमाती है। ये लो, ये जादुई चीनी है। जब भी तुम हलवा बनाओगी तो इसी चीनी का उपयोग करना। ये चीनी मिलाते ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम परी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। नीलम परी से चीनी लेकर रेखा घर जाती है और चुपचाप उस चीनी की पोटली को अपनी अटैची में रख लेती है। 2 दिन बाद धूमधाम से रेखा की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है। देखो रेखा बहू, तुम्हारी जेठानी वर्षा ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था। तब वर्षा ने हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हें भी सब मेहमानों के लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना है। नीलम परी की दी हुई चीनी से हलवा बना लेती हूँ। जादुई हलवा खाकर ये सब मेरी तारीफों के पुल बांध देंगे। और ऐसा ही हुआ। रेखा ने नीलम परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई, हलवा तैयार हो गया। हलवा खाकर सबने रेखा की बहुत तारीफ की। आखिर जादुई हलवा बना ही बहुत स्वादिष्ट था। रेखा की तारीफें सुनते देख उसकी जेठानी जल भुन रही थी। सुनो जी, हलवा तो हमारी छोटी बहू ने बड़ी बहू से भी ज्यादा बढ़िया बनाया है। अब बहू को शगुन के रुपए देने चाहिए। हाँ रेखा बहू, हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की।
रेखा बहू, कल घर में महापूजा है और मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रहे हैं, तो अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए। और हमारे घर के रीति रिवाजों के अनुसार कुलगुरु को हम भोजन में सबसे पहले नई बहू के हाथ का हलवा ही खिलाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। रेखा अपनी अटैची में से चीनी की पोटली निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिष्ट हलवा बना ही ना पाऊं। वैसे मैं इस पोटली में से जितनी चीनी निकालती हूँ उतनी बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब नीलम परी के जादू का कमाल है। अच्छा, तो ये बात है। ये रेखा हलवे में इस चीनी का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ अब ये कल हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन रेखा पूजा के लिए हलवा बनाने लगती है, पर जैसे ही वो अटैची देखती है, चीनी की पोटली गायब थी। वो परेशान हो जाती है। रेखा रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था, क्योंकि उसकी सास उसे बार बार आवाज लगा रही थी। रेखा को हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो अपनी समझ से सारी सामग्री डालकर हलवा बनाती है। कुलगुरु हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रेखा अचंभित हो जाती है। मैंने तो इस बार हलवे में नीलम परी की दी हुई चीनी डाली ही नहीं थी, फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चीनी की पोटली छुपा दी थी, फिर रेखा ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया? तभी रेखा के सामने नीलम परी प्रकट होती है। रेखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी वर्षा ने चीनी की पोटली छुपा दी थी, पर तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं कि तुमने बार बार हलवा बनाने का अभ्यास किया और तुम खुद से ही स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। जैसे आज तुम हलवा बनाने में हो चुकी हो, अब तुम्हें मेरी दी हुई जादुई चीनी की कोई जरूरत नहीं है। नीलम परी की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उसकी जेठानी अपना समूह लेकर वहां से चली जाती है। अंजलि बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती है। वो अंधी है। अंजलि बचपन से ऐसी नहीं है। बचपन में वो देख सकती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में एक गाड़ी ने अंजलि को जोर से धक्का मार दिया और अंजलि के सर के पीछे वाले हिस्से में चोट लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया, देखिए, लड़की तो बच जाएगी, लेकिन वो कभी भी देख नहीं पाएगी क्योंकि उसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। उसके बाद से अंजलि अंधी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि अभी 25 साल की है। वो खुद का काम भी नहीं कर सकती है। उसकी माँ बिमला हमेशा उसके साथ रहती है। उसके पिता का नाम मनोहर है। मनोहर एक दुकान चलाता है और उसी से उन लोगों का घर चलता है। मनोहर और बिमला को बस एक ही चिंता है, सुनिए जी, हमारी बेटी 25 साल की हो गई है, अब तो उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। हाँ बिमला, वो तो है, लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे। हमारे पास एक वो दुकान ही तो है, उसे गिरवी रखना होगा। इस तरह बिमला और मनोहर अंजलि की शादी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अंजलि ये सब सुन लेती है। वो एक छड़ी से रास्ता नापते हुए बिमला और मनोहर के पास जाती है और कहती है, माँ, दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए आप लोग दुकान क्यों गिरवी रखेंगे? बेटी, हम तेरे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जिसमें तेरा भला हो। तेरी शादी तो हम करवा के रहेंगे। अगले दिन मनोहर दुकान गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है और शादी के लिए 10 लाख रुपए दहेज देने का ऐलान कर देता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और अंजलि के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम सुबोध है और उसकी माँ का नाम जानकी, और सुबोध की बहन का नाम पायल है। तीनों मिलकर अंजलि को देखने आते हैं। अंजलि अंधी होने के बावजूद सज धज कर उन लोगों के लिए मिठाई ले आती है। उसकी शादी पक्की हो जाती है। मनोहर जानकी को दहेज के 10 लाख रुपए दे देता है और कुछ ही दिनों बाद अंजलि और सुबोध की शादी हो जाती है। अंजलि ससुराल चली जाती है। पहले के 2-3 दिन तो अच्छे से ही गुजरते हैं, मगर उसके बाद वाले दिन जानकी अंजलि से कहती है, बहू, जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें? तभी वहां पर अंजलि की ननद पायल आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो तुम हमेशा बस आराम करती रहोगी। यहाँ रहना है तो घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पायल, मैं आराम नहीं करती हूँ, वो तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, वरना काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जानकी चिल्लाना शुरू करती है, चुप रह कलमुही कामचोर कहीं की,
हमेशा बस अंधी होने का फायदा उठाती है। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन ले, नहीं तो मार मार कर यहाँ से दफा कर दूंगी। ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है, साथ साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है। डर के मारे वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जानकी के कमरे में जाती है और झाड़ू से कमरा साफ करने लगती है, लेकिन उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही साफ करते करते झाड़ू टेबल पर रखे हुए फूलदानी से जाकर टकरा जाती है और फूलदानी नीचे गिरकर टूट जाता है और उस आवाज से जानकी और पायल वहां दौड़कर चले आते हैं। हाय हाय, सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। अंजलि रोते हुए माफी मांगने लगती है। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला कि वहाँ कुछ है, मैं तो अंधी हूँ। फिर से वही बात, माँ भाभी ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोलकर पायल 2 डंडे लाती है और दोनों मिलकर अंजलि के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। अंजलि रो पड़ती है। उसी रात को जब सुबोध घर लौटता है तब अंजलि उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर सुबोध अपनी माँ और बहन को ही सपोर्ट करता है। अंजलि समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं। उसके बाद से हर रोज अंजलि के ऊपर अत्याचार चलता रहता है। कुछ दिन बाद सुबोध जानकी से कहता है, माँ, आपने दहेज के लिए शादी करने को बोला, मैंने कर लिया, मगर मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ मुझे पता है बेटा, मगर उसके पहले इस अंजलि का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है माँ। पायल आइडिया बताती है और सभी वो करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबोध अंजलि को एक अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से दूर ले जाता है। वो अंजलि को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है। घना जंगल, चारों तरफ कोई नहीं है। अंजलि को कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आसपास और कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ है ना, तुम चिंता मत करो अंजलि, आज ही तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिर से देख पाओगी। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर सुबोध वहां से चला जाता है। अंजलि अकेली जंगल के बीचों बीच खड़ी रहती है। शाम हो जाती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब सुबोध नहीं आता है तब अंजलि सब कुछ समझ जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे पता है मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया है, मैं अंधी हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और अंजलि से कहती है, बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के पास सिर्फ 2 बिस्कुट थे। बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर अंजलि को दया आती है और वो 2 बिस्कुट उस औरत को दे देती है और अचानक से एक चमत्कार हो जाता है। वो बूढ़ी औरत जंगल की देवी में बदल जाती है। अंजलि, मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने सब कुछ खो दिया है। तेरे पास सिर्फ 2 बिस्किट थे और वो भी तूने मुझे दे दिया। मैं प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? देवी, मैं अंधी हूँ, दया करके मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दीजिए। जंगल की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई चश्मा लाती हैं। अंजलि, ये जादुई चश्मा है, इसे पहनते ही तुझे फिर से सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अंजलि उस जादुई चश्मे को पहन लेती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पेड़ पौधे, आसमान, जमीन, सब कुछ। अंजलि खुशी से झूम उठती है। जंगल की देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सब कुछ दिख रहा है। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। अंजलि जंगल की देवी को धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है। वो इधर उधर घूमकर अगले दिन सुबह ससुराल पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर अंजलि देखती है कि सुबोध ने नंदिनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। अंजलि को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। अरे, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना? हाँ, तुम तो अंधी हो, तुम्हें तो अब तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था। इतने घने जंगल से तुम लौट कैसे आई? ये सुनकर हंसते हुए अंजलि कहती है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए तुम लोगों ने मुझे इस घर की बहू बनाया, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पायल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली एक औरत हम चारों को हरा सकती हो? तभी सुबोध की नई पत्नी नंदिनी कहती है, मैं समझ गई हूँ कि ये कैसे देख पा रही है। कहीं से इसे ये चश्मा मिल गया है, इसी की वजह से ये देख पा रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो, पहले तो ये चश्मा नहीं था। बेटा, इसका चश्मा निकाल, उसके बाद हम चारों मिलकर इसे मार डालेंगे और इसके घर वालों को बोल देंगे कि अंजलि किसी और के साथ भाग गई है। सुबोध अंजलि की तरफ बढ़ने लगता है। अंजलि ने खुशी के मारे ये सोचा ही नहीं था कि ये लोग उसे यहाँ भी मार सकते हैं। अंजलि डर जाती है। चारों के चारों अंजलि को मारने के लिए तैयार हैं।
तभी एक चमत्कार हो जाता है। अंजलि के जादुई चश्मे से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और उस रोशनी में चारों जलकर भस्म हो जाते हैं। आह, बचाओ! ऐसे ही दर्द से तड़पते हुए चारों का खेल खत्म हो जाता है। अंजलि को इंसाफ मिलता है। उसने नहीं सोचा था कि उसका ये जादुई चश्मा ऐसा भी कर सकता है। वो मन ही मन जंगल की देवी को धन्यवाद देती है और इसके बाद वो अपने मायके लौट जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। वो लोग अंजलि को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही अंजलि अपने जादुई चश्मे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।